नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। ताजा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां पर 9 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाई गई। दुकान के साथ अन्य स्थानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सभी चीजें जमींदोज की गई। सरकार इसे त्वरित न्याय बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे कानून की अनदेखी और ज्यादती करार दे रही है। पता नहीं क्यों बुलडोजर न्याय का प्रतीक बनता जा रहा है, लेकिन विपक्ष को हर बुलडोजर एक्शन पर क्यों अन्याय नजर आता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पूरा समझने के लिए देखते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में भी बुलडोजर पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी का घर नस्तनाबूद कर दिया गया है। 65 साल के अंसारी ने चॉकलेट का लालच देकर मासूम को अपने घर बुलाया और 5 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। नगर निगम ने इस दरिंदगी के आरोपी सज्जाद के घर और दुकान को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया। महापौर मीनल चौबे और विधायक पुरंदर मिश्रा ने खुद मौके पर पहुंचकर निर्माण की जांच की और उसके बाद नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर घर और दुकान को ध्वस्त कर दिया। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुलडोजर कार्रवाई को पूरी तरह न्यायोचित बताया। देखिए, बचपन का जो बचपना छीना गया है, उनका हिसाब आज बराबर हुआ है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ये कार्यवाही है एक चेतावनी है ऐसे लोगों की जो बालिकाओं पे अपनी कुत्सित नज़रें रखते हैं। नगर निगम के माध्यम से ऐसे लोगों पर इसी प्रकार ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी, उस पर कार्रवाई की गई है। विधि संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। सरकार की सख्ती के बाद विपक्ष ने इस कार्रवाई पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अपराध रोकने के लिए कानून और व्यवस्था मजबूत करनी होगी, न कि बुलडोजर जस्टिस। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी आरोपी का घर गिराने से रेप, हत्या और लूट की घटनाएं रुक जाएंगी। देखिए, किसी भी आरोपी के घर में क्या बुलडोजर चला देने से अपराध रुकेगा? क्या सरकार इस तरह की लूट, हत्या, चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? मुस्तैद क्यों नहीं है सरकार? घटना घट जाता है और उसका किसी घर तोड़ दो, किसी मकान तोड़ दो, किसी दुकान तोड़ दो। बहरहाल मासूम से दरिंदगी के इस जघन्य मामले में आरोपी सलाखों के पीछे है और उसका आशियाना जमींदोज हो चुका है। सरकार इसे त्वरित कार्रवाई और कड़ा संदेश बता रही है, तो विपक्ष इसे संविधान और कानून की प्रक्रिया से परे कदम करार दे रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या बुलडोजर से अपराध रुक जाएंगे? सवाल ये भी है कि ऐसे दरिंदों से भी कुछ लोगों को सहानुभूति क्यों हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस प्रकार आरोपी के घर पर, उसके मकान पर, उसकी दुकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसको जहां सत्ता पक्ष की तरफ से त्वरित न्याय करार दिया गया, तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए। इसी विषय पर खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्णिका शर्मा, बाल आयोग अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पूनम सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ वात्सल्य मूर्ति जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्णिका जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो पूरा मामला हुआ बेहद संवेदनशील है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किस प्रकार ये मामले सामने आते हैं? क्या सरकार को इन पूरे मामलों को लेकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने चाहिए? क्या कहीं पर नियमों की बदलाव की जरूरत है? क्या गाइडलाइन जरूरी है? जी वर्णिका जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए पूनम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार ये पूरा मामला सामने आया, विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। विपक्ष ने इसे न्याय देने का गलत तरीका करार दिया। विपक्ष ने कहा कि जिस प्रकार ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई, ये अनैतिक है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो क्या लगता है आपको, न्याय का तरीका क्या होना चाहिए? क्या सालों का इंतजार पीड़ितों को करना होगा? जी पूनम जी, अपना डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले स्वदेश टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर देखिए, कांग्रेस ने अगर ऐसा मुद्दा उठाया है कि देखिए बुलडोजर चला देना
बुलडोजर चला देना कोई ये कानून नहीं है। कोई सख्त अपराधियों के प्रति सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक सख्त कानून बनना चाहिए। हम भी इसके खिलाफ हैं। अगर कोई रेपिस्ट किसी मासूम बच्ची का रेप करता है तो जरूर उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या बुलडोजर चला देना क्या इस रेप को रोक सकता है? किसी का घर तोड़ देना क्या ये रेप जैसे लूट जैसे अपराधों को क्या रोक पाएगा? और सिर्फ जैसे जो भी अपराधी है, रेपिस्ट है हमारे, तो मैं कहती हूँ उनको आप खोले बीच चौराहे पे आप उनको एनकाउंटर कर दीजिए। लेकिन बुलडोजर चला देना क्या ये सही है? आप संविधान को मानिए। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही नोटिस दिया था कि बिना कार्यवाही के हम कोई भी बुलडोजर नहीं चला सकता है। तो फिर भी आप इसके लिए कड़े कानून बनाइए कि इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए। और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए क्यों, बीजेपी के नेताओं के लिए क्यों नहीं? उनके लिए भी तो कानून होने चाहिए। आप अभी देख लीजिए 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसपे एक वो रहे प्रज्वल रेवन्ना जी, जिसके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी ने खुद प्रचार किया है, हाथ उठा के समर्थकों पूरे मंच पे उनका समर्थन किया है। तो आप ये बताइए, वो खुद एक रेपिस्ट थे, उन्होंने का रेप किया था, तो क्या इनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था? कुलदीप सेंगर जी का देख लीजिए केस, उन्होंने एक बच्ची का रेप, वो खुद एक रेपिस्ट थे, फिर उनको हाई कोर्ट से सजा भी उम्र कैद की हुई, फिर उनको किसने बेल कराई? उनको बेल क्यों हुआ उनको? सब देखिए, कानून तो सबके लिए होते हैं, किसी एक ठीक है, इन्होंने बहुत गलत किया, जहाँ बुलडोजर चलाना क्या ये सही है? बस कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ यही है, अगर उन्होंने अपराध किया है तो जरूर उनको वो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर चला देना, किसी के घर तोड़ देना, ये सही नहीं है। जी चलिए ठीक है। वर्णिका शर्मा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है बाल आयोग से। मैडम, इस प्रकार के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जो जघन्य अपराध हुआ वो पहले भी इसी प्रकार हो चुका है, लेकिन बड़े सवाल यहाँ पर ये हैं कि आखिर क्या कारण है जो इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति हो रही है? कहाँ पर नियम और कानूनों की कमी है? देखिए, नियम और कानून व्यक्ति के रक्षण के लिए बने हैं और निश्चित ही अपने क्षेत्रों में अपना काम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। कई बार आप बच्चे के प्रकरण में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके की चीजें हुई हैं, बच्चे को भयभीत किया गया है और बच्ची खुल के अपने घर में बात को रखने में स्वयं को अक्षम पा रही थी। लेकिन जैसे ही जिस दिन बच्ची ने अपने अमुक रिश्तेदार से अपनी बात को रखा है और तुरंत इस पे कार्यवाही आरंभ हुई है। मैं स्वयं बच्ची के पास वहां पे मिलने के लिए गई थी, उनके परिवार से बात हुई और उनको जो भी विधिक, मनोवैज्ञानिक और जिस भी प्रकार की सहायता उपलब्ध करानी थी, उन सभी विषयों पे हमारी चर्चा हुई। बच्चे से मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी काउंसलिंग की, तो बहुत सी बातें निकल के आई हैं कि हमको अपनी बच्चियों को वास्तव में आज हम बहुत कहते हैं स्वतंत्र हो रहे हैं, बहुत ही AI के युग में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय वो भी लाना चाहिए कि बच्चे अपने घर के परिवेश में भी खुल के अपनी बातों को कह सके, किसी से अपनी बातें खुल के कहने में सक्षम हो, अविलंब किसी भी प्रकार का डर उनके मन में न रहे, ऐसा एक परिवेश तैयार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल वर्णिका जी, और जिस प्रकार इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई की गई, बुलडोजर एक्शन किया गया, क्या लगता है आपको इससे समाज में क्या संदेश जाएगा और क्या इस प्रकार का जो न्याय है वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये बुलडोजर वाला एक्शन जो हुआ है या जिस भी प्रकार की कार्यवाहियां हुई हैं, ये उनके नियमगत जो कार्यवाही हुई है वो हो रही हैं, परंतु जो आयोग की दृष्टि थी 1437/2026 के तहत जो इसका प्रकरण त्वरित रूप से दर्ज हुआ था और इस पे कार्यवाही का नियमन हुआ है, 22 तारीख यानी कि कल इस पे एक समग्र प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है और प्रतिवेदन प्रस्तुत होता इसके पहले विभिन्न 6 बिंदुओं जिनके तहत मैंने प्रतिवेदन मंगाया है, उसकी स्वच्छ पुष्टि के लिए मैं उस स्थान पे भी गई थी। बच्ची को जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट या चिकित्सकीय सुविधा में जहाँ भी थोड़ा विलंब मुझे लग रहा था,
तो संबंधित अधिकारियों को तल्ख लहजे में बोलते हुए कि कार्यवाही में अविलंब किसी भी प्रकार की त्रुटि तो बहुत दूर की बात है, विलंब भी ना हो और हमारी बच्ची को किसी भी प्रकार से उसके इलाज में उसके प्रति जो संवेदना है वहां पे अब कहीं कोताही ना बरती जाए और बच्ची का भविष्य का संरक्षण करना भी आगे के लिए, ये हमारी आपके टीवी के माध्यम से बोल रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, अब ये अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। जी बिल्कुल वर्णिका जी, लौटूंगा मैं आपके पास। वात्सल्य मूर्ति जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, बड़ा सवाल और सबसे मैं समझता हूं महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां कहीं ना कहीं नीतिगत तौर से गलत हैं। आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना असंवैधानिक है और इसके साथ ही फिर भी रायपुर में ये कार्रवाई की गई। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ऐसा पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अगर आपको कोई भी अवैध निर्माण गिराना है तो क्या आप छेनी हथौड़े से गिराएंगे? भाई, आपको मशीनों से ही गिराना पड़ेगा, बुलडोजर से ही गिराना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो पूनम जी कह रही हैं और आप भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही के लिए मना किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई नियम संगत कार्यवाही होनी चाहिए, आपको बकायदा नोटिस देना है। सबसे पहली बात तो निगम ने नोटिस दिया है, 7 दिन पहले नोटिस दिया है, जवाब का इंतजार भी किया है और जब पेपर्स नहीं आए, जब सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, उसके बाद घर वालों की हाजिरी में बुलडोजर कार्यवाही हुई है। तो सारे नियमों का पालन किया गया, सभी नियमों का पालन किया गया। और आपके चैनल ने बताया, वर्णिका जी ने भी, ये जो रेपिस्ट अब्दुल है, इसने इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से अंजाम दिया। देखिए, मैं उस चीजों में जाऊंगा ही नहीं, बट ऐसे रेपिस्ट ने जिसने इस प्रकरण को इस घिनौने तरीके से अंजाम दिया, उसके अवैध मकान को जब पूरे लीगल तरीके से, पूरे नियम सम्मत तरीके से जब ढहा दिया जाता है, तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि दीपक बैज और कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। देखिए, यही कांग्रेस है जो बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ था तो आपको पता है ये लोग कोर्ट चले गए थे। सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई थी उन आतंकवादियों के खिलाफ। जब हिडमा, नक्सली हिडमा का एनकाउंटर हुआ था तो यही कांग्रेस है जब इनके दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द हुआ था। देखिए, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, कहीं तो आप एक कट ऑफ लिमिट रखिए ना गिरने की। हर मुद्दे पर राजनीति नहीं होती है। आप राजनीति करिए, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे हर अच्छे काम का आप विरोध करिए, करते रहिए, बिल्कुल करिए। आपके मैं कहूंगा आपके अस्तित्व का सवाल है, आप करिए विरोध, मगर कितना गिरेंगे नीचे? भाई, सारी चीजें प्रक्रिया के अनुरूप हो रही है। आज ये 2 अलग अलग केसेस है, कृपया इसे मिलाइए मत। पहला केस है अवैध प्रॉपर्टी का, उस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कर लिया, एनक्रोचमेंट किया है, तो निगम क्या करेगा? क्या छेनी हथौड़े लेकर जाकर उस प्रॉपर्टी को ढहाएगा? नहीं, निगम ने अपनी कार्यवाही की है। दूसरा मुद्दा है रेप का, कोर्ट अपनी कार्यवाही कर रहा है, मगर कांग्रेस यहां पर भी राजनीति ला रही है। और क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी इसीलिए रोई थी कि वो माइनॉरिटी वर्ग था। यहां पर भी जिनका घर ढहाया गया है वो माइनॉरिटी वर्ग से आता है, जिसे कांग्रेस अपना वोट बैंक मानता है, इसीलिए ये सारी कार्यवाही हो रही है। भाई, निगम पिछले 2 सालों से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो निकाय हैं वो अवैध प्रॉपर्टीज को ढहा रहे हैं, 2 सालों से कार्यवाही कर रहे हैं, मगर अब तक दीपक बैज कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी राजनीति सद नहीं रही थी। मगर यहां पर एक माइनॉरिटी वर्ग है जो उनका बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। ये उस 9 साल की बच्ची के साथ खड़े नहीं है अहमद जी। जी बिल्कुल वात्सल्य जी, जिस प्रकार आपने बताया कि सारी कार्रवाइयां नियमों के तहत ही की गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है जो लगातार अनेक प्रदेशों में कई पीड़ित परिवारों द्वारा उठाए भी गए, फिर चाहे वो बात उत्तर प्रदेश की जाए, मध्य प्रदेश की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की जो हम बात कर रहे हैं, कि आखिर निगम को आरोपी होने के बाद ही क्यों पता चलता है कि इस आरोपी के पास कुछ अवैध निर्माण है और उसे ध्वस्त किया जा सकता है? क्या कारण है? पहले निगम को यह नियम क्यों नहीं याद आते? पहले इस प्रकार का निर्माण क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, आज अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आज जितने भी अवैध निर्माण, जो जरूरत से ज्यादा निर्माण कई बार हो जाते हैं, गलत जमीन पर निर्माण हो जाते हैं, नक्शे के विरुद्ध निर्माण हो जाते हैं, उन पर रोक लग चुकी है। ये बहुत बड़ा कारण है कि जनता की भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पंडरी का उदाहरण देता हूं। पंडरी में अवैध निर्माण हो रहा था, निगम ने उस नक्शा पास नहीं किया। सबसे पहले जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं वो खड़े हो गए थे उन लोगों के साथ जो
अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। तो सरकार अपनी कार्यवाही कर रही है। अगर सरकार कार्यवाही करे तो आप ही के विधायक विरोध करते हैं, और अगर ना करे तो आप पूछेंगे भाई आप सो रहे थे क्या जब निर्माण हो रहा था? तो भाई दोहरी राजनीति मत करिए ना। और मैं बार बार कह रहा हूं भाई, कुछ मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, इन पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। कम से कम नक्सलवाद, आतंकवाद, ऐसे रेपिस्टों को बचाने के लिए कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी मुद्दे ओपन है, आप करते रहिए राजनीति। चलिए ठीक है। पूनम जी, वात्सल्य जी की बात का जवाब दे दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किस प्रकार अगर आप लोग सरकार में आते हैं तो फिर क्या इसी प्रकार इस न्याय की प्रणाली को कंटिन्यू किया जाएगा या फिर आपके पास कोई और उपाय हैं? जी देखिए, यहाँ पे जो बच्ची का रेप हुआ, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हम उसके खिलाफ हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो आरोपी है उसके घर वालों की क्या गलती है? घर वालों की क्या गलती है? ऐसे तो बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो रेप केस में फंसे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? उनके घर क्यों नहीं तोड़े गए? हमारा क्वेश्चन ये है। आप बताइए। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बीजेपी नेताओं के जो रेप केस में फंसे हैं, सुप्रीम तक के हाई कोर्ट तक गए, उनको उम्र कैद की सजा भी हो गई, लेकिन उनके घर क्यों नहीं तोड़े गए? इनके ही घर क्यों तोड़ा गया? क्योंकि ये गरीब है, इस वजह से। और इनका ही अगर आपको, हम यहाँ पे कोई दोहरी राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ हम उसके खिलाफ है। अगर वहां पे उन्होंने रेप किया है तो जरूर उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप एक आरोपी के घर वालों को आप कैसे वो कर सकते हैं? उनका घर कैसे तोड़ सकते हैं? आप कार्रवाई के तहत गए हैं तो, लेकिन आप उसके लिए नोटिस देना चाहिए। उनमें घर वालों की क्या गलती है? इसमें घर वालों की तो कोई गलती नहीं। इसमें बहुत सारी, हर जगह, हर एक स्टेट के जितने भी जो भी रेपिस्ट होते हैं या कोई भी इस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट के केस में उनका पाए जाते हैं, तो उसमें घर वालों का क्या दोष है? बस मैं ये जानना चाहती हूँ। इसमें घर तोड़ना कहाँ न्याय है? जी जी चलिए ठीक है। वर्णिका जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। वर्णिका जी, जिस प्रकार मैं एक बात पूछ रही हूँ थोड़ा सा कुछ, क्योंकि आयोग की कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसलिए बहुत सारे बातों पे तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये क्योंकि जो कानून की परिसीमा है उसी के तहत ही बात होगी। परंतु मैं एक विषय पूछना चाहती हूँ। पूनम जी, आप उस स्थान पे विजिट करके आए हैं क्या? वहाँ जाना हुआ है क्या आपका? नहीं, अभी तो मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी वहाँ पे। एक मिनट, हाँ या ना में मुझे उत्तर दीजिएगा। मैं वात्सल्य जी से भी कुछ पूछूंगी यहाँ पे। जी बिल्कुल। क्योंकि बीइंग चेयरपर्सन ऑफ आयोग, यहाँ पे मैंने दोनों को सुना है और दोनों की ओर मेरा प्रश्न निश्चित रूप से जाएगा। तो पहला प्रश्न मेरा पूनम जी की ओर है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं एक प्रश्न पूनम जी से पूछती हूँ। आपकी इतनी सारी जो संवेदनाएं अभी उभरी है पूनम जी, ठीक लग रहा है मुझे, परंतु वहाँ पे वो घर वाले आप देख के आई हैं क्या? वहाँ पे घर वाले किसी को देखा था क्या आपने? देखिए मैडम प्लीज, देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, हम उस बच्ची के साथ हैं बिल्कुल। जो मैं पूछ रही हूँ केवल आप उत्तर बताइए पूनम जी। आप वहाँ पे उसके घर वाले देख के आई थी क्या? जी बिल्कुल, घर वाले सफर करते हैं। कोई घर वाले नहीं थे। आपको मैं बता दूं, उस व्यक्ति का वो घर नहीं था, वो उसका व्यावसायिक अड्डा था और उसका घर कहीं और पे था, और उसी व्यावसायिक अड्डे के बाजू में कोई अन्य लोग भी रहते थे। आपको इसीलिए उस स्थान का परीक्षण करना चाहिए। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहूंगी, ये पॉक्सो का प्रकरण है। आयोग के सख्त निर्देश है कि किसी भी आरोपी की पहचान या स्थान का पहचान या कोई भी नाम या कोई भी इस प्रकार के घर वाले या अनुचित बातें किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं कही जानी चाहिए। धारा 19 के तहत ये गलत बात होगी, ये मेरा निवेदन है आपसे। चलिए वात्सल्य जी से सवाल ले लीजिए। जी वर्णिका जी, समय की मर्यादा है, वात्सल्य जी से पूछ लीजिए क्या पूछना चाहते हैं आप। नहीं, वात्सल्य जी ने जो बातें कही हैं, मेरा केवल दोनों की ओर यही बात था कि चूंकि यहाँ पे आयोग की ओर से आपने मुझे प्रस्तुतिकरण के लिए बैठाया है, तो कुछ चीजों पे जो कानूनी चीजें हैं वो मुझे उल्लेखित करना आवश्यक था कि दर्शकों के मध्य कोई भी विषय इस प्रकार का ना जाए जो दुष्प्रचार का विषय बने। तो ये ध्यान रखना मेरा कर्तव्य था। केवल निवेदनात्मक पूर्वक और आग्रह पूर्वक मैंने अपनी बातों को रखा है।
बाकी मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। चलिए ठीक है। वर्णिका जी, एक मैं भी आपसे सवाल करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा क्लोजिंग स्टेटमेंट भी उसी के साथ आप अपना दें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डाटा 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 40,434 मामले पॉक्सो एक्ट के तहत हर साल दर्ज किए जा रहे हैं। ये 2023 का आंकड़ा हो सकता है इसमें बढ़ोतरी भी हो सकी हो, क्या कारण है? हाँ, देखिए, एक प्रकार की बात मैं आपको बताती हूँ कि पॉक्सो के लिए मामले जो बढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको शुरुआत में भी अपने स्टेटमेंट में कहा, बहुत सी चीजें होती हैं हमारे पास। कई प्रकार का जियोग्राफिक जो वर्गीकरण है उसमें अलग अलग चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। वात्सल्य जी लगातार हमारे साथ बने रहे। पूनम जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी और वर्णिका शर्मा जी बाल आयोग से हमारे साथ जुड़ी। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ की सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिली और सरकार की तरफ से न्याय का एक नया तरीका भी लगातार अब जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि बुलडोजर के माध्यम से ये कार्रवाई की जाए। अब ये नीतिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे कितना सही है, कितना गलत है, ये एक बड़ा सवाल है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।